नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज बात कर लेते हैं बाजार की। बाजार में क्या उठा पटक रही है। बाजार 22,500 के ऊपर अभी सपोर्ट बनाए हुए है, अभी रखा है। अब ये मान के चलो कि ये महीना कट जाए। कल तो छुट्टी है। छुट्टी किस लिए है कि कल है महाशिवरात्रि, तो कल महाशिवरात्रि का अवकाश रहेगा। तो कल हो गई 26 और 27, 28, 27 और 28 2 दिन और कट जाएँ तो सीधे SIP का पैसा आ जाएगा। कुछ ये है कि राहत मिल जाएगी 1 तारीख से। जो बाज़ार का किसी भी महीने का आप देख लो, पहला हफ्ता जनरली बाज़ार में अच्छा पॉजिटिव ही रहता है। अब बात कर लेते हैं कि उठापटक क्या है। देखो, सभी जो नई खबर है ना, वो तो ये मैक्सिको और कनाडा पे 25% का जो टैरिफ है वो डोनाल्ड ट्रंप लगाने वाले 1 मार्च से। ऐसी संभावनाएं हैं कि लग सकता है, लग भी जाएगा। अब बात कर लेते हैं डॉलर इंडेक्स की। देखो, डॉलर इंडेक्स में क्या है ना कि जब तक 106 के नीचे आ जाएगा, अगर 105 के नीचे गिरना चालू हो जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं रुपये को तंदुरुस्त करेगा। ये रुपया अभी 86-87 रुपये में बना हुआ है, जो अभी मतलब ऑल टाइम लो से थोड़ा सा ऊपर है। अगर डॉलर इंडेक्स और कमज़ोर हो जाए तो फिर रुपया हमारा मजबूत हो जाएगा। और डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होगा, उसमें कोई दो राय है नहीं। क्यों होगा? क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की नीतियाँ हैं, उन नीतियों से इस तरह से उनकी कंडीशन चलने वाली है नहीं। अब बात कर लेते हैं कच्चा तेल। कच्चा तेल सपाट बना हुआ है $74 प्रति बैरल पे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब FII और DII का आंकड़े जान लेते हैं। अभी तो आज का तो आंकड़ा आया नहीं है। जो कल का आंकड़ा आया है FII का, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टरों का, वो 6,000 करोड़ की FII ने बिकवाली की है। उसके अगेंस्ट में जो DI है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, उन्होंने 5200 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। अब मध्य प्रदेश के लिए एक बेहतरीन खबर आई है साथियों। मध्य प्रदेश के लिए क्या खबर है कि जो NTPC अपनी जो पेरेंट कंपनी है, उसकी एक मतलब सब्सिडरी है NTPC ग्रीन एनर्जी, उसने मध्य प्रदेश सरकार के साथ में एक 2 लाख करोड़ रुपए का एक OUM साइन हुआ है। OUM मतलब कि उसके सोलर, विंड और हाइड्रोजन पावर के जो प्लांटों में ये प्रोजेक्ट में निवेश होगा 2 लाख करोड़ रुपए। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के साथ में किसका हुआ है? वो है NTPC ग्रीन एनर्जी का, उनके साथ में टाई अप हुआ है मध्य प्रदेश सरकार के साथ में। तो ये कहीं ना कहीं ठीक है, पॉजिटिव है। दूसरा, RBI से एक राहत मिली है साथियों। किसे? RBI से राहत मिली है तुम्हारा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को। जो अभी 2-4 दिन पहले खबर थी, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का जो पैसा था वो RBI ने सीज कर दिया था, उनका मैनेजमेंट को हटा दिया था। और मैनेजमेंट को हटाने के बाद पूरा का पूरा जो है उनका संचालन है वो अपने पास में ले लिया था। तो अब वो कहीं ना कहीं छूट मिली है। RBI ने ऐसा बोला है कि आप 25,000 रुपये जैसे निकाल सकते हो, मतलब 1 महीने में। क्या वो आगे भी आके सुनने में आएगा, पर जनरली अगर देखा जाए तो कुछ तो राहत मिली। लेकिन इस तरह से बैंकों का फेलियर, ये कहीं ना कहीं RBI को भी इस चीज़ को क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा। RBI देख भी रही है और इसीलिए RBI डॉलर खरीद रही है मार्केट में। डॉलर खरीद रही है और रुपया मार्केट में उतार रही है। उससे क्या होगा? अगर ये रुपया बाज़ार में उतारेंगे और मार्केट से मतलब बैंकों से डॉलर लेगी, तो उससे रुपया और कमज़ोर होगा। लेकिन रुपया तो कमज़ोर होगा, इसमें कोई दो मत नहीं साथियों। लेकिन जो लिक्विडिटी है ना बैंकों में, वो बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी बढ़ने से जो जनरली अभी क्या आ रहा, रेपो रेट घट गया। जो रेपो रेट है ना, ब्याज दर, वो घट गई। लेकिन उसके बाद भी आपकी जो EMI है ना, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा। क्यों नहीं इफेक्ट पड़ा होगा? क्योंकि ये बैंक ही नहीं चाहते, है ही नहीं, जनरली पैसा नहीं है। तो इनके पास में 2 ऑप्शन रहते हैं। इनके पास रहती है बैंकों की सिक्योरिटी, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, बैंकिंग सिस्टम सर्व लैंग्वेज में। उसमें आप जाकर देख लोगे कि ये सिक्योरिटी मार्केट क्या होती है, बॉन्ड क्या होते हैं। तो ये क्या, RBI से सिक्योरिटी खरीद लेते हैं और पैसा RBI के पास में रख देते हैं। तो अभी OUM के जरिए जो RBI इनसे 40,000 करोड़ रुपए की इन्होंने सिक्योरिटी खरीदी, उसके अगेंस्ट में RBI ने इनको पैसा दिया। तो एक तो लिक्विडिटी उससे बढ़ गई, और दूसरा इन्होंने रेपो रेट में बदलाव किया, उससे लिक्विडिटी बढ़ गई बैंकों में। लिक्विडिटी जर्नली में पैसे की मात्रा को बोल रहा हूँ। होता क्या है कि अगर आपके पास में 100 करोड़ रुपया है, तो RBI ऐसा सिस्टम बना के रखता है। जनरली मैं थोड़ा सा आउट द वे जा रहा हूँ। RBI ऐसा सिस्टम बना के रखता है कि भाई आपको उसका 10% तो CRR के रूप में रखना पड़ेगा। फिर उस कैश रिजर्व रेशो, फिर उसका आप RBI ही डिसाइड करता है कि इतने % आपको करंट लिक्विडिटी के रूप में रखना है, इतने % आप लोन दे सकते हो, और जो आपके पास सरप्लस पैसा है उसे आप रिवर्स रेपो रेट के जरिए RBI में जमा कर सकते हो।
अगर आपको आरबीआई 6% दे रहा है और आरबीआई को आप पैसा दोगे तो आरबीआई आपको 5.5% देगा। उसके अगेंस्ट में आप बैंक की आरबीआई से गवर्नमेंट बॉन्ड रख सकते हो। तो आपके पास में बॉन्ड रखा है, पैसा आपके पास जो सरप्लस था वो आपने आरबीआई को दे दिया। अब जनरली अब आरबीआई ने ऐसा बोला कि भाई आप हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो, हमें बॉन्ड की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वो जो बॉन्ड उनके पास बैंकों के पास रखे थे वो ले लिया आरबीआई ने और पैसा बैंकों में दे दिया। तो उससे जो बैंकों के अंदर ना कैश की अधिकता हो जाएगी, कैश की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। दूसरा, कोई भी बैंक हो या आरबीआई हो, किसी भी देश का हो, वो डॉलर और रुपये को मैनेज करने के लिए अपना फॉरेन रिजर्व का उपयोग करता है। फॉरेन रिजर्व घटता बढ़ता इसीलिए है कि अगर वो डॉलर की मात्रा बढ़ानी होती है तो मार्केट में कुछ जो आरबीआई के पास फॉरेन रिजर्व रखा रहता है उसमें से डॉलर उतार देता है, और अगर उसे घटानी रहती है तो वहाँ से मार्केट से उतार लेता है। अभी जैसे बैंकों में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ रही है, लिक्विडिटी का क्रंच चल रहा है, तो उसके चक्कर में आरबीआई ने क्या बोला है कि भाई हम जो है बैंकों के पास जनरली होता क्या है, अगर मेरा कोई भाई है जो दुबई में रहता है या मानो कोई कनाडा रहता है, अमेरिका रहता है, और मेरा खाता है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो वो उसका जो पैसा आएगा वहाँ पे आएगा और वो एक्सचेंज करके वो डॉलर जो है वो अपने पास रख लेंगे और उसके अगेंस्ट में हमारे फैमिली मेम्बर को या जो भी है उसे रुपया दे देंगे। तो वे जो कुछ रुपया डॉलर के फॉर्म में बैंकों में जमा होता है, चाहे तुम्हारा पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे तुम्हारा आईसीआईसीआई बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, ठीक है, चाहे कोई सा भी बैंक हो। अब इन ये बैंकों से और जब आरबीआई को ज़रूरत होती है तो इन बैंकों से ख़रीदता है बैंक, वो बिड के ऑप्शन के जरिए खरीदता है। वो थोड़ा सा आउट द वे हो जाएगा, मैं एक अलग से उसके लिए टॉपिक बना दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसलिए अभी बैंकों में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए आरबीआई डॉलर खरीद रहा है मार्केट से, उससे रुपये पर तो दबाव पड़ेगा, थोड़ा सा रुपया और कमज़ोर होगा। और ये भी स्थिरता बना के रखी है आरबीआई ने, मतलब ऐसा अभी जो 87-86 चल रहा है, कहीं ना कहीं इसमें जो क्रंच है ना वो ये है कि आरबीआई ने पैसा डाला है मार्केट में डॉलर के फॉर्म में, तब जाके अभी भी 87 में बना हुआ है, नहीं तो 90-95 के पार पहुंच जाता। क्योंकि जब भी रुपया कमज़ोर होगा तो उस कंडीशन में शेयर मार्केट भी गिरेगी और आपकी जो वैल्यू है ना ऑल ओवर डिक्रीज होगी। अब रुपये का कमज़ोर होना, जब मैंने पहले वीडियो में बताया था, रुपये का कमज़ोर होना जनरली एक्सपोर्ट मार्केटों के लिए तो अच्छा होता है। अगर रुपया कमज़ोर होगा तो जो विदेशी बाज़ार है ना, उन विदेशी बाज़ारों को हमारा भारत का बाज़ार कमज़ोर लगने लगेगा, मतलब सस्ता लगने लगेगा। जनरली ऐसा समझो, मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि अब लोग बाग वियतनाम या थाईलैंड क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ की करेंसी कमज़ोर है। हमारी 1 रुपये के लिए वहाँ 200-250 रुपये लगते हैं, मतलब हम 1 रुपया दे देंगे तो उनके लिए वो 250 रुपये है। जनरली हम अगर 10,000 रुपये खर्च कर जाते हैं तो वो उनकी नज़रों में 2.5 लाख रुपये खर्च होगी, पर हमें ऐसा लगता है कि 10,000 में ट्रिप होगी। एक्चुअल में क्या, उनकी करेंसी कमज़ोर है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए जब किसी भी देश की करेंसी कमज़ोर होती है तो वो दूसरे देशों के लिए तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन इसके लिए नुकसान है कि जो लोगों का इंपोर्ट रहता है, जैसे भारत इंपोर्ट करता है कोई, तो प्रोडक्ट अगर आज उसे सपोज करो कोई 1 लाख करोड़ का प्रोडक्ट खरीदना है या 87 लाख का, 1 लाख करोड़ का मान लो, तो उसे अगर रुपया रहता है इनका 81, तो 81 लाख करोड़ देने के बाद 81 लाख देने के बाद 1 लाख मिलते हैं। अब हो गया 87, तो बिना 87 लाख देने के बाद 1 लाख मिलेंगे। तो जनरली अगर आपका इंपोर्ट है तो आपको दिक्कत है, आपके बच्चे वगैरह पढ़ने जा रहे हैं तो दिक्कत है, आप अगर पैसा विदेशों में ट्रांसफ़र करते हो या किसी तरह से तो उनके लिए समस्या है। अब बात कर लेते हैं ओएनजीसी और ओएनजीसी ग्रेन का। तो साथियों, ये कोऑपरेटिव बैंक का तो मामला सुलझ गया कुल मिला के। ओएनजीसी और ओएनजीसी ग्रीन में 1200 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए सरकार ने मंजूरी दी है। अब सरकार एक कहीं ना कहीं बैंकों में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कुछ बैंकों का हिस्सा बेचने पर विचार कर रही है। देखो, जैसे हम बोलते हैं ना QIP, बैंकों में जनरली क्या होता है कि जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है या किसी भी कंपनी को, आप कोई भी फर्म देख लो, तो जैसे सुना होगा आपने कि यार ये कंपनी को QIP ला रही है। तो QIP क्या होता है, जब कोई किसी बैंक को या किसी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो अपना QIP लॉन्च करती है। अगर स्टॉक का प्राइस है 100 रुपया, तो वो 80 रुपये में या 90 में, 95 रुपये में जनरली मार्केट रेट से 5 रुपये कम में अपने शेयर मार्केट में उतारती है, उसके अगेंस्ट में पैसा लेती है। इसे आप QIP बोलते हैं। तो कुछ बैंक अभी इस पर विचार कर रही है, अभी ये कंप्लीट हुआ है कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली अभी कंफर्मेशन आई नहीं है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में क्या रहा या बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में क्या रहा। देखो, अगर आप ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट को जो ट्रैक करते हैं तो ग्लोबली जो संकेत हैं वो ठीक ठाक नज़र नहीं है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है ये अभी समझ नहीं रहे हैं, इन्हें बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा अपने देश की जनता के लिए भी। ये कुछ भी बोल दे रहे हैं, कभी भी बोल दे रहे हैं, यार अगला आदमी को बर्बाद कर दिया तुमने यूक्रेन को, है, उसके बाद अब बोल रहे हो नहीं नहीं वो तो हम तो रसिया के साथ हैं। देखो, अब से जो महीना भर पहले आपको देखने से लगा होगा
कि यार बाइडेन ख़राब आदमी है, बाइडेन ख़राब है। जनरली अमेरिका ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। अमेरिका किसी का सगा नहीं है, ये आप जान लो। अमेरिका की बात किसने मानी? यूक्रेन ने मानी। आज यूक्रेन लुट गया, पिट गया, बर्बाद हो गया। अब अभी मैं जनरली एक दूसरी वीडियो बना लूँगा। अमेरिका ने 500 बिलियन डॉलर का क्लेम ठोक दिया है यूक्रेन के पास में कि या तो आप हमें रियर अर्थ मटेरियल दो, नहीं तो 500 करोड़ रुपए दो। मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जल्दी, उसको मैं उसमें थोड़ा विस्तार से बताऊँगा। तो अब बात कर लेते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन उलझ चुका है। उलझ क्यों चुका है? मैंने शॉर्ट वीडियो बता दी है कि यूनाइटेड नेशन में वो एक प्रस्ताव लेकर आया था। उस प्रस्ताव में यूक्रेन का पक्ष नहीं लिया अमेरिका ने उसका पक्ष नहीं लिया, रसिया का पक्ष ले लिया कि नहीं रसिया सही है, यूक्रेन गलत है। उस कंडीशन में जो अमेरिका के पिछलग्गू देश हैं, जो अमेरिका के इशारों पर चलते हैं, उन्होंने भी अमेरिका का साथ दिया और यूक्रेन के पक्ष में वोट नहीं डाले। और तो और इसराइल ने रसिया का साथ दिया, जबकि इसराइल भी तुमने देखा होगा इनका साथ देता है। अब जनरली मैं थोड़ा सा आउट द वे जा रहा हूँ। आज यूक्रेन की स्थिति ये है कि भाई साहब आगे कुआ पीछे खाइए, ना तो कुछ कर सकता ना धर सकता है। जनरली अमेरिका ने उसे लूट पिटवा दिया है। जो जियो पॉलिटिक्स है ना, वो उछल कूद चल रही है उसमें, कब क्या कहाँ हो जाएगा। रुपया थोड़ा हमारा स्टेबल हो जाएगा अगर डॉलर इंडेक्स, ये तो जान लो कि डॉलर इंडेक्स तो नीचे आएगा। उसके पीछे कारण क्या है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की गतिविधियाँ हो रही हैं ना, वो कहीं भी कुछ भी टैरिफ ठोक दे रहे हैं, उससे उनके देश में महंगाई बढ़ जाएगी और जो उनकी कंपनियों में जो स्लो डाउन आ रहा है। और अगर जो डाउ जोन ने 43,000 के 200 का जो नीचे की ओर डाउन कर दिया, जो उनको चार्ट ब्रेक कर दिया, तो उनका डाउ जोन और गिरेगा। उससे उनकी जो डॉलर इंडेक्स है वो कमज़ोर होगा। डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होगा तो हमारा रुपया मजबूत होगा। एक बात तो है, जो हमारा जो कच्चा तेल है, जो क्रूड ऑयल है, वो यथावत बना हुआ है। अभी जैसा मैंने आपसे बताया था कि भाई कुछ कंपनियां हैं, जैसे कि तुम्हारा नारायण हृदयालय है या ग्लोबल हेल्थ है। मैं किसी कंपनी में साथियों बेचने खरीदने की राय नहीं दे रहा। मैं बता रहा हूँ कि कुछ कंपनियां हैं, जो कंपनी बेहतरीन कंपनी है और राउंडिंग बॉटम पैटर्न देकर नीचे से ऊपर की ओर चल रही हैं। कुछ कंपनियों हैं जो कि नीचे की ओर जाती जा रही हैं। कुछ कंपनी ऊपर की ओर चल रही हैं। उनमें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के उठाओ चाहे नहीं उठाओ, देख सकते हो। मेरा कहना है कि भाई वो कंपनी आज इस कंडीशन में होने के बाद भी, जब ऑल ओवर निफ्टी 2500 पॉइंट टूट गया है, 26,000 से 22,500 आ गया है, और निफ्टी का इससे जो निचला लेवल है ना, देखो, जो अगर इसका लंबे समय के टाइम जोन की बात करें तो 21,800 है। अभी 22,500 चल रहा है, तो अगर 22,500 को होल्ड कर लिया तो ठीक है, नहीं तो 21,800 इसका मेजर सपोर्ट जोन है। उसके नीचे मतलब बहुत रेयर ही जाएगा। अब देखने लायक होगी एक्सपायरी, और एक्सपायरी के साथ साथ में ये जो डिसीजन लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, चाहे रुपये को मजबूत करना हुआ, चाहे बैंकों में लिक्विडिटी बढ़ाना हुआ, चाहे कहीं ना कहीं किसी भी तरह का एमएसएमई के जरिए उनको छूट देना हुआ, चाहे जो भी 1200 करोड़ की एक प्रोजेक्ट हुआ है, QIP ला रही है, कहीं ना कहीं पैसे की मात्रा बाजार में बढ़ा रहे हैं। पैसे की मात्रा बढ़ेगी तो फिर से जो इकोनॉमी के अंदर जीडीपी में स्लो डाउन आया था। इसलिए आया था कि जीडीपी में पर्याप्त परचेसिंग नहीं हो रही थी। पर्याप्त परचेसिंग इसलिए नहीं हो रही थी कि साथियों लोगों के पास में परचेसिंग पावर के लिए पैसा नहीं बचा था। लोगों की नौकरियां चली जा रही थी, नौकरियां पर्याप्त थी नहीं। उसके चलते में कहीं ना सरकार को पहले भी देखा, अब ये जब जाकर इनकी जीडीपी पिछले 2023 के क्वार्टरली जो सितंबर क्वार्टर था उससे जो अब आया, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो इफेक्ट होता है ना साथियों, वो एक साथ नहीं होता। आप सोचो कि आज अगर कोई जीडीपी में कोई एक्शन लिया गया सरकार के द्वारा तो वो कल से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसे मार्केट तक आने में 2-3 महीने लगते हैं। अगर किसी ने बैंक ने बोल दिया कि आज से हम बैंकों में 1 लाख करोड़ रुपए एडिशनल दे रहे हैं, तो 1 लाख करोड़ रुपए दे बोल तो दिया बैंक ने, आरबीआई ने बोल दिया, लेकिन वो पैसा तुम्हें जाते से थोड़ी मिल जाएगा, उसकी कुछ प्रक्रिया होती है। भाई आरबीआई उनसे बैंकों की जो सिक्योरिटी है उसे खरीदेगा, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड खरीदेगा, उसके अगेंस्ट में पैसा उतारेगा, मार्केट में पैसा उतारेगा, अपने रिवर्स रेपो रेट कम कर देगा। बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो बैंक क्या करेंगे, किसी की क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 40,000, उसे बढ़ा के कर देंगे 60,000। हुआ मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरी क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट थी उससे आधी कर दी गई थी, फिर उसको बढ़ा के डबल कर दी। तो ऐसा बैंक अपने लेवल पे करते हैं। कुछ लोग कहीं कहीं स्टॉल लगाएंगे, कार लोन, होम लोन, बाइक लोन, ये लोन वो लोन, क्योंकि जनरली बैंकों का जो मेजर बिजनेस है ना वो लोन से ही तो आता है। बैंक के पास में अगर अधिकता रहेगी पैसे की, तो बैंक उस पैसे पर आपको कहाँ से लोन देगा। अगर आपके पास में आपका 10 लाख रुपए रखे हैं और बैंक के पास वो ऐसे कैसे ही रखे हैं, उसने वो बैंक ने किसी को लोन नहीं दिया, तो बैंक आपको 10 लाख का पैसा कहाँ से देगा।
जो आपको 70,000 या 80,000 रुपये साल का जो देना है, जब उसने उससे कुछ कमाया ही नहीं, तो जर्नली बैंक की जो कमाई है ना, वो हमारे पैसे को किसी थर्ड पर्सन को देता है, और उसको हमारी भी ट्रस्ट ही बैंक है कि हमारा ट्रस्ट है बैंक पे, चाहे SBI, चाहे IBI, IDBI हो, चाहे कोटक महिंद्रा बैंक हो, और दूसरे व्यक्ति का भी जो ट्रस्ट है वो बैंक पे है। तो हमारे दोनों के बीच में बिचौलिया का रूप से काम करता है। कुछ लोग इसमें प्राइवेट भी होते हैं कि यार मैं तुझे 3% में ब्याज पर दे देता हूँ, उनके पैसे मर जाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैं कोई अजनबी तो हूँ नहीं, शुरू में अनुभव था नहीं, ज्ञान था नहीं, मैंने भी किसी को पैसे दे दिए, किसी के माध्यम से दिलवा दिया और लौटे नहीं। तो इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं। इसलिए अभी वर्तमान में अपना नेट सही करने का टाइम है। नेट सही मतलब जो अच्छी फंडामेंटली कंपनी है उन्हें आइडेंटिफाई करो। जो कचरा है, भंगार कैप है, इसमें भी कुछ कचरा कंपनी है, कुछ भंगार कैप है, उन्हें निकलो, और जो अच्छी कंपनी है उनमें शिफ्ट हो जाओ। फिर से अच्छी फंडामेंटली मजबूत कंपनी आपको नीचे के भाव पर मिलेंगी। पैनिक करना नहीं है, अच्छे से देखो, जब भी आप ख़राब सिचुएशन में मुस्कुराओगे तो ये समझ लो आपकी मैच्योरिटी का लेवल एक अलग ही रहेगा। क्योंकि आदमी जब ख़राब सिचुएशन होती है ना, उस समय उसका जो मस्तिष्क है ना, उसके अंदर एक डोपामिन रिलीज होता है, वो पैनिक क्रिएट करता है। उससे आदमी बोलता है कि नहीं यार, अब तो मैं सब बेच बाच कर निकलूँ। इसलिए आपको अपने आप को मैच्योर बनाना है। मैच्योर क्या बनाना है? मैच्योर इसलिए बनाना है कि देखो, अभी जो समय है ना, वो अच्छी फंडामेंटली कंपनियों को ट्रैक करने का समय है। अभी ज़्यादा उछल कूद करने का समय नहीं है कि ये ले लो, ये बेच दो, ये ले लो, वो बेच दो। जैसे ही मार्केट में रिकवरी चालू होगी तो आप पैसे की व्यवस्था बना के रखो, तत्काल पैसा लगा देना, पैसा बन जाएगा। जनरली जो भी बियर मार्केट में पैसा लगाता है, पैसा वही बनाता है। ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड, पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है। कोई बाजार ऐसा पहली बार नहीं गिरा। 1991 में गिरा था, 1996 में गिरा था, 2003 में भी गिरा था, 2008 में भी गिरा था, 2011 में भी गिरा था, 2017 में गिरा था, 2020 में गिरा था, और 2000 अभी 24 से 25 चलेगा। ऐसा मार्केट में पहली बार नहीं हो रहा कि मार्केट में अब पहली बार गिरावट आ रही है। ये आता है, 4-5 महीने का बियर फेस चल रहा है अभी आपको अगर SIP कर रहे हैं तो SIP कंटिन्यू करें, और बल्कि बढ़ा दें, क्योंकि आपको अभी यूनिट ज़्यादा मिलेंगे। पहले जो आपको किसी एक यूनिट कम मिल रही है, मान लो कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का है, आपने 1000 रुपये की SIP, तो आपको 10 यूनिट मिल रही। अब वो हो गए कितने, 800 रुपये का, मान लो 80 रुपये का हो गया। अब आप 1000 डालोगे तो आपको यूनिट अब 10 थोड़ी मिलेंगी, अब आपको यूनिट मिलेंगी 15। तो इसलिए अगर आप SIP के माध्यम से पैसा डाल रहे हैं तो उसको बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन फ्री रहो। आप लंबे समय में अगर बाज़ार को ट्रैक करोगे या निफ्टी को या किसी को भी, तो 10-12% का रिटर्न दे देती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये फेस आते हैं, उतार चढ़ाव लगा रहता है। पैनिक करें नहीं, घबराएं हैं नहीं, चिंता नहीं करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही कोई काम करें, बिना वित्तीय सलाहकार के कुछ भी ना करें। धन्यवाद, थैंक यू।